देखिए पिछली क्लास में हमने देखा कि द्रव्य के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किया था। तो उसमें लास्ट में निकल के आया था कि द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण में जो पदार्थ के शुद्ध रूप हैं वो दो हो सकते हैं, या तो तत्व के रूप में होगा एलिमेंट, और दूसरा यौगिक के रूप में होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अपन इसको अलग से परिभाषित करेंगे। तो तत्व क्या चीज़ है, देखिए आप, द्रव्य का शुद्ध रूप वर्गीकरण अपन देख चुके हैं कि द्रव्य के भौतिक रूप, फिर भौतिक के बाद उसका रासायनिक रूप में, उसका शुद्ध रूप, तत्व और यौगिक। तो इसलिए दोबारा यहाँ परिभाषा में जोड़ दिया है, द्रव्य का शुद्ध रूप है जिसे और सरल रूप में नहीं बदला जा सके, क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। यानी पदार्थ का शुद्ध रूप है, यानी कि एक तो अपने आप में एक पदार्थ है, वो जो भी तत्व होगा वो एक पदार्थ होगा। दूसरा, उसका और सरल हिस्सा नहीं किया जा सकता, उसको किसी अभिक्रिया द्वारा या उसको किसी तोड़ करके भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसका और सरलतम रूप नहीं निकाला जा सकता, वो अंतिम सरल रूप है तत्व प्रकृति में। तो इसलिए इस प्रकार के पदार्थ क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा दी जाती है, हालांकि वो कुछ तत्वों पर लागू नहीं होती। वो क्या है कि जैसे द्रव्य का शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी ऐसा पदार्थ जिसके सभी परमाणु यानी जिसके सभी कण हैं, वो सारे कण कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। जैसे एक लोहा है, टेबल है लोहे की, तो उस लोहा जो इसमें पदार्थ है उसके सारे परमाणु एक समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रत्येक परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, तो वो सब उसमें बराबर संख्या पाई जाएंगे। प्रत्येक परमाणु का भार समान होगा। इसलिए यदि लोहे के सारे परमाणु समान है तो लोहा क्या होगा, एक तत्व कहलाएगा। या ऑक्सीजन गैस अपन ले लें, तो ऑक्सीजन गैस जहाँ से भी आप लेंगे उसके सारे परमाणु एक समान होंगे, तो वो तत्व कहलाएगी। चांदी, सोना अपन ले लें, तो उनके प्रत्येक के सभी परमाणु समान होंगे, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। लेकिन ये परिभाषा उन पदार्थों पर लागू नहीं होती, उन तत्वों में लागू नहीं होती जिनमें समस्थानिक पाया जाता है। पहले समस्थानिक खोज नहीं हुई थी, तब तक ये परिभाषा सब पर लागू हो रही थी, लेकिन समस्थानिक खोज के बाद समस्थानिक वाले तत्वों पर लागू नहीं होगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन प्रकृति में 35 परमाणु भार वाला भी होता है और 37 परमाणु भार वाला भी होता है। तो इसका मतलब दोनों परमाणु समान नहीं है ये, यानी कहीं से आप क्लोरीन लेंगे तो 35 वाली होगी, या उस तक कहीं से क्लोरीन लेंगे तो वो 37 वाले भार वाली हो, यानी क्लोरीन के सारे परमाणु एक समान नहीं है। ऐसे कार्बन के भी परमाणु, कार्बन 12 वाला भी होता है, 13 वाला भी होता है, 14 वाला भी होता है। 12 वाला अधिकतम होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, यानी कार्बन के भी सारे परमाणु एक समान नहीं है। इसलिए ये परिभाषा समस्थानिक वाले तत्वों पर लागू नहीं होती, बाकी सब पे लागू होती है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर परिभाषा ये है जो सब पे लागू होती है कि एक तो तत्व प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाएगा, यानी वो कोई एक पदार्थ है, कोई दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलके नहीं बना, मिश्रण नहीं है। और दूसरा, उसका और सरल रूप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो तत्व, जैसे एग्जाम्पल अपन लें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, सिल्वर आदि, तो ये सब अपने आप में एक पदार्थ है, ये अपने आप में एक पदार्थ है, और इसके जितने परमाणु होंगे सब एक प्रकार के ही पाए जाएंगे। दूसरी बात, आप उसको पहचानने की अगर बात करें अपन, तो अगर ये तो परिभाषा हुई, लेकिन पहचान के हिसाब से अभी ध्यान रखें कि हम आवर्त सारणी वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, उस आवर्त सारणी में हमने तत्वों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो आवर्त सारणी में जो जो भी नाम लिखे हैं, जो जो भी प्रतीक हैं, वो सब किसके हैं, तत्व के। अभी तक कुल 118 तत्व प्रकृति में ज्ञात हैं, तो ये मान के चलिए कि उस आवर्त सारणी में जो हैं वही तत्व हैं। इसके अलावा कोई भी आपको नाम पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल पूछे, तो वो तत्व का नहीं होगा, वो कोई यौगिक होगा या कोई मिश्रण होगा। तत्व वही हैं जो आवर्त सारणी में लिखे गए। ये पहचानने का सिंपल तरीका है, परिभाषा नहीं है ये। अब आती बात कंपाउंड की या यौगिक की। तो यौगिक का नाम से पता लग रहा है, यौगिक मतलब योग, यानी कि जो कोई अलग अलग पदार्थों के योग से बना है। तो इसलिए परिभाषा क्या हुई, द्रव्य का शुद्ध रूप है ये, यानी ये भी अपने आप में कोई एक पदार्थ होगा, लेकिन वो शुद्ध रूप क्या हुआ कि जो दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्रिया करने पर प्राप्त होता है, क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। यानी वो एक, दो या दो से अधिक तत्वों के जुड़ने से बना है, और उनका जुड़ने का जो नियम है वो है कि द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्रिया करनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी उटपटांग जुड़ गए और यौगिक बन जाएगा, तो तब वो जाके क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे कि CO2 अपन करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो तत्व काम आ रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन। मैंने जैसे यहाँ लिखा था कार्बन, ये यहाँ पर तत्व है, तो वो तत्व यहाँ पर काम आ रहा है। ऑक्सीजन तत्व है, वो भी यहाँ काम आ रहा है। तो दो अलग अलग तत्वों ने क्रिया करी, लेकिन उन कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करने से बनने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड कब कहलाएगा, जब वो कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम इस निश्चित अनुपात में क्रिया करेंगे, तभी कार्बन और ऑक्सीजन के जो यौगिक बना है, योग से बना, उसको यौगिक कहेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ऐसे H2O जल इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व काम आ रहा है, ये लिखा हुआ हाइड्रोजन तत्व के रूप में, वो यहाँ काम आ रहा है। ऑक्सीजन लिखा हुआ है, वो यहाँ काम आ रहा है। तो H2O भी दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें अनुपात निश्चित है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। इस अनुपात में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो ही वो H2 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा।
इसलिए ये यौगिक है। एक और खास बात होती है कि यौगिक बनने के बाद जो तत्व हैं वो उनकी अपनी मूल पहचान खो देते हैं, उनका अपना मूल गुण नष्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों ने इस अनुपात में क्रिया कर ली तो अब जो भी गुण होंगे वो H2 के गुण होंगे इसमें। अब इसमें हाइड्रोजन के गुण नहीं है, ऑक्सीजन के गुण नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का गुण होता है, मुख्य गुण है कि इसे ज्वलनशील होती है, हाइड्रोजन गैस में आग लग सकती है, और ऑक्सीजन गैस होती है वो खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक है। लेकिन जो जल होता है वो न तो खुद जलता है और न जलाने में सहायक है, बल्कि वो आग बुझाने में काम आता है। इसलिए इसका अपनी एक नए गुण पैदा हो जाएंगे, नए भौतिक रासायनिक गुण होंगे। अब इसमें न हाइड्रोजन के गुण है न ऑक्सीजन गुण है। यानी तत्वों द्वारा निश्चित अनुपात में क्रिया करने के बाद वो अपनी मूल आइडेंटिटी जो है, पहचान है, वो खो देंगे और एक नया रूप प्रकृति में ले लेंगे। H2 का खुद का अपना अस्तित्व है, खुद के अपने गुण है, ये अपने आप में एक पदार्थ है, इसलिए कि शुद्ध पदार्थ है। लेकिन उसको अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि दो या दो से अधिक तत्व उसके मिलने से बना है, इसलिए इसका नाम यौगिक पड़ा। ऐसे CO2 का भी वही है, कार्बन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन CO2 तो आग बुझाने में काम आता है। जैसी दूसरी बात, जैसे कार्बन तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, तो भौतिक अवस्था भी बदल गई। यहाँ हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, और दोनों को मिलने से जो H2 बना वो तो द्रव होता है, तो भौतिक अवस्था भी बदल गई। तो यौगिक बनने के बाद ये तत्व अपना गुण खो देंगे। एक और बात होती है कि अब जब यौगिक बन गया तो उसमें जो जुड़े हुए तत्व हैं उनको आप साधारण भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसा नहीं सकते इनको छान करके या इनको क्रिस्टलाइज करके या फिल्टर करके या इनका कोई डिस्टिलेशन करके वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। सामान्य भौतिक विधियों से तत्व, यौगिक में से तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता। इनको अलग करना है तो विशेष रासायनिक विधियाँ ही काम लेनी पड़ेगी। तो इनका अपना अस्तित्व है, जिनको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है।